जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ज़रूर करना, और वो लाइक का बटन दबाना कृपया ना भूलना। हमें यूट्यूब पे जिंदा रखना है। मित्रों, 1762 में ये सत्ता लोलुप इंडी गैंग जो नई बनी थी, इस इंडी गैंग ने राष्ट्र प्रेमी और अजन्म निष्ठावान रहने वाले पटवर्धन खानदान को कायम स्वरूपी पेशवा विरोधी बना के हिंदवी स्वराज्य को बहुत तगड़ी चोट पहुंचाई, ये तो मानना होगा। जय हो हिंदू विरोधियों की। अब आगे देखिए मजा। इस इंडी गैंग के लोगों ने, उनके ही लोगों ने उन्हीं के कैसे कपड़े फाड़े, बस सुनते जाइए। नीरज के जय के बाद राघोबा दादा आत्मग्लानि में पूरा चूर था। लाहौर, अटक, खैबर जीतने वाला ये पराक्रमी आज अपने ही पटवर्धन के 1200-1500 मावड़ों को हराकर जबरदस्त खुश था। क्या कहे इस आदमी के पतन को, बताइए आप, सोच भी नहीं सकते हैं। नीरज के बाद दादा माधवराव के साथ कर्नाटका जाने वाला था, ये हमने लास्ट एपिसोड में मैंने बताया आपको। अब यही जनवरी फरवरी में जब माधवराव और राघोबा दादा दोनों पटवर्धन के साथ लड़ रहे थे मीरज में 250 किलोमीटर दूर पुणे से, तब दूसरी जगह और एक नया खेल शुरू हुआ। नागपुर के जानोजी भोसले का वकील सातारा में छत्रपति राम राजे से जाके मिला, खेल शुरू हो गया। अब पीछे की इसकी भी कहानी भी मैं सुनाता हूं। हुआ यूं कि उसी समय, उसी 2-2.5 महीने के बीच में निजाम का जो दीवान था विट्ठल सुंदर, अब विट्ठल सुंदर तो वेद पारंगत पंडित था, तो पंडित होने की वजह से हिंदू परिवार क्या होता है, हिंदू संस्कृति क्या होती है, हिंदू के संस्कार क्या होते हैं, इससे अच्छा खासा परिचित तो वो होगा। और उसी वजह से इस पेशवाओं के ग्रह कलह को अच्छी तरह से वो समझ रहा था, और यह पेशवा परिवार के खाई को चौड़ा बनाना चाहता था। अब इसके लिए निजाम अली को उसने पेशवा पे हमला करने का सुझाव दे दिया। उस शिविर में यमाजी शिवदेव विट्ठल सुंदर के साथ था। गमाजी तो वहीं निजाम के जूते चाट के शिविर में बैठा था। हाँ, तो गमाजी भी उनके साथ आ गया। अब गमाजी ने पीछे खेल ये किया था कि गमाजी ने नागपुर के जानोजी भोसले को निजाम अली के पक्ष में लाने में बहुत बड़ी भूमिका मित्रों निभाई। नागपुर कर भोसले, मैंने इनका इतिहास आपको सुनाया है। जो नागपुर कर भोसले का पूरा वंश गत 55 साल से लगातार मुगलों से लड़ रहा था, वो परिवार का एक आदमी आज बिरयानी खाने उस निजाम धर्मांध जानवर के तंबू में बैठा था। बताइए, हाँ, क्या जमाना आया था। अब जानोजी आया था तो विट्ठल सुंदर को पता तो था कि एक भाई बड़ा कुछ करार करके जानोजी को खुश भी करना है, तो विट्ठल सुंदर ने 60-40 का फॉर्मूला निकाल दिया। आखिरकार हाँ ना करते 60-40 पे ये दोनों, इस फॉर्मूले पे दोनों ने हामी भर दी। अब आज के बाद, करार के बाद, जो भी जीत में मिलेगा, जो भी कुछ माली गनीमत में मिलेगा, उसे 60-40 में बांट देंगे। 60% निजाम को, 40% जानोजी को। और वैसे भी विट्ठल सुंदर जानता था कि जानोजी और उसके भाई में वो जो नागपुर में रघु जी की जो विरासत में रघु जी छोड़ गया था,
उसे लेकर प्रचंड विवाद चल रहा था। निजाम को 20% ज्यादा थे। सीधी बात है भाई, मोमिन था, समझ जाओ आप भी भाई। आगे उसको भी तो देना है, उसके जेब में सब कुछ जाने वाला तो था नहीं, उसको भी देना है भाई। मक्का है, मदरसे के मुल्ले है, उनके नबी साहब को भी 20% का हिस्सा देना पड़ता है। मोमिन है तो मोमिन पे ये सब पैसा बांटना फर्ज है, हदीसों में लिखा है, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ। और दूसरी तरफ जानो जी अब पैसा सामने दिखा तो पुरानी 50 साल की दुश्मनी भुलाकर इस पेशवा विरोधी इंडी गैंग में जानो जी शामिल हुआ। तारीख थी 6/25 रजवी 9 फरवरी 1763। 9 फरवरी को कलबुर्गा के पास दोनों एक साथ आए और करार पे स्वाक्षरी हो गई। और वहीं शिविर में, कलबुर्गा के शिविर में गोपाल राव पटवर्धन भी थे, गमाजी भी था। दोनों पांव चाटने में लगे हुए थे निजाम के। विट्ठल सुंदर ने वहां सबके सामने एक बार फिर अपना प्रण दोहराया, जानो जी भोसले को सातारा में छत्रपति बनाना है। भाई जानो जी भोसले आने से इंडी गैंग पूरा जोश में आया था। और जोश में आने की वजह भी थी क्योंकि इंडी गैंग के पास अब मुजाहिद तो 40-45 हजार थे ही। जानो जी अपने साथ 30,000 सेना भी साथ लाया था। अच्छा, सिर्फ सेना नहीं साथ लाया था, तोहफे भी लाया था। अब उसकी और इन मुजाहिदों के सैन्य की मिलके तोपों की संख्या 150 के पार हो गई थी। बाप रे बाप, बहुत बड़ा नंबर है। वैसे 10,000 भाड़ोत्री पठानी सेना भी थी। याद रहे, इसमें से 2-4 पठान हैं जो उत्तर प्रदेश में चवन्नी छाप रोहिला नवाब बन गए। नवाब, वो जो 563 का आंकड़ा है ना, 15 अगस्त 47 के बाद 563 रियासतों ने भारत संघ राज्य में शामिल होने का निर्णय लिया था। उस 563 में ये ऐसे भाड़ोत्री चवन्नी छाप पठान भी थे। ध्यान में रहे। आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बड़ी विशाल सेना देख के ये धर्मांध जानवर तो बहुत खुश हो गया। अब धर्मांध जानवर का ये जो अंदर का मुस्लिम वर्चस्ववाद होता है ना, उसने उछाल मारा। सीधी बात है, मारना ही चाहिए था क्योंकि उसके पास विशाल सेना थी। धर्मांध जानवर अपना निजाम अली ने सीधा पेशवा को एक पत्र लिख डाला। सीधा पत्र लिख डाला। पत्र में निजाम ने कुछ शर्तें रखी। 1, भीमा नदी के पार सारा मुल्क जितना भी है हमारे हवाले किया जाए। अरे बाप रे। 2, आपने हमारे जितने भी जीते हुए किले हैं उन सारे किलों को फिर से हमारे हवाले किया जाए। अरे बाप रे। और ये तीसरा अगर आप सुनोगे ना तो आप माथा पकड़ लोगे। अब इस मूर्ख को है, निजाम को मूर्ख कहे, अंधा कहे, अहंकारी कहे, क्या कहे। निजाम ने तीसरा शर्त लिखी, आप निजाम सल्तनत के सहारे अपने प्रांत में सत्ता कायम रख सकते हैं। शब्दों पे ध्यान दो। आप निजाम सल्तनत के सहारे प्रांत में सत्ता कायम रख सकते हो। यानी 1630 से 1763 तक जिन्होंने इस हिंदवी स्वराज्य की रक्षा करते अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनका, और जिसके लिए दिया, जिस हिंदुत्व
सॉरी, हिंदवी स्वराज्य के लिए जिए, वो सब भूल जाए क्या? हाँ? और मोमिन को फिर से अपने सर पे बिठाए, क्या चाहता था? मित्रों, सीधी बात है, ये पत्र ने इंडी गैंग वालों के खुद के पांव पर उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी बस, क्योंकि पत्र का परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। निजाम तो पत्र के सहारे पेशवाओं को डराना चाहता था, यहाँ हो गया उल्टा। राघोबा दादा, सखाराम बापू, आबा पुरंदरे, मल्हार बा, दमाजी गायकवाड़, नाना पुरंदरे, माधवराव पेशवे, नाना फडणवीस, सभी जितने भी ज्येष्ठ कनिष्ठ सरदार थे, खुले दिल से एक मंच पर आ गए। दरबार में सभी ने एक मुख से मल्हार बा ने सुझाया हुआ गनीमी कावा का उद्घोष किया। मल्हार बा का एक अच्छा है, मल्हार बा ने मरते दम तक गनीमी कावा को नहीं छोड़ा, ये मानना पड़ेगा मल्हार बा को। हिंदवी स्वराज्य को डुबाने की यह योजना से हुआ यूं कि मराठे शाही के जितने भी सरदार थे, सभी मराठी सरदारों का स्वाभिमान जगाने का काम इस पत्र ने किया। बताओ, आपस के जितने टकराव थे, आपस की अनबन थी, सारे जितने भी हेवे दावे थे, कटुता थी, वितुष्ट था, कांच की तरह एक झटके में सब टूट गया, क्योंकि सब साथ आ गए। पता है क्यों? क्योंकि उन सब को जोड़ने वाला एक समान धागा था, जो निजाम को शायद उसके दिमाग में नहीं आया, और वो धागा था श्री शिवराय का हिंदुत्व। उसी हिंदुत्व पर निजाम प्रहार करने की योजना विट्ठल सुंदर ने बनाई थी, और ये मराठों को बिल्कुल असहनीय था। सीधी बात है। तुरंत सारे अपने वैयक्तिक जितने भी गिला शिकवे थे वो छोड़ के श्री शिवराय के इस दिव्य संकल्प के पीछे सारे मराठा सरदार खड़े हो गए। भाई, मुझे तो आज 2025 में लगता है कि मुझे इस धर्मांध जानवरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब भी हमारे लोगों में धर्म ग्लानि आती है ना, ये हमारे ही लोग अधर्मी बन जाते हैं, ऐसा वैसा कुछ विवेक छोड़ के काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो इतिहास गवाह है, हमारा मधुसूदन अपना विराट रूप धारण करके अधर्म के नाश के लिए अवतरित होते हैं। सभी सनातनियों को आत्मिक बल देने का काम मधुसूदन भगवान करते हैं। माधवराव ने अपनी माता को एक पत्र लिखा है, ये सब झमेले के बाद। गोपाल राव ने किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। निजाम को हमले के लिए गोपाल राव उकसा रहे हैं। यह मित्रों हमको समझना पड़ेगा कि एक युवा था 20 साल का, अभी गोपाल राव पटवर्धन से तगड़ा संघर्ष उसने किया था, जो पूरा महीना चला था। तो उसने सिर्फ गोपाल राव का नाम लिया, वरना और 2-4 नाम भी ले सकता था। आगे माधवराव ने लिखा है, त्यास दौलती द्यावी आणि अजन्म मोगलांची चाकरी करावी। रियासत निजाम को सौंप के अजन्म फिर से मुगलों के गुलाम बन जाए। पहले ही अधिकारियों की वजह से आपत्ति आ गई थी। ये दादा के विचार नहीं है, सॉरी, ये माधवराव के विचार नहीं लगते, ये दादा के विचार लगते हैं, क्योंकि दादा ने पत्र में 2-3 बार ये बात कही है कि जो भी कुछ हुआ वो पेशवा के दरबार के अधिकारियों की वजह से हुआ। आगे माधवराव लिखता है, दौलती पे दबाव है, पैसा, फौज और निष्ठा, इन सब में भारी कमी आई है। हमें तो फितूर का आंकड़ा भी नहीं मालूम। मराठों की साख पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। मन में
प्रश्न है कि दौलती को आगे लेके जाएं तो कैसे जाएं? अपनी मां से पूछ रहा ये। आगे लिखता है माधवराव, एक अच्छा हुआ, तीर्थरूप हमसे एकजुट हो गए। ये करोड़ों की बात है और ये आनंददायी बात है। तीर्थरूप ने हमें स्वतः एकांत में यह खुल के कहा कि आज से माधवराव हम आपसे अलग नहीं है, न मन से है न तन से है। तीर्थरूप और हम सब में दौलती के बारे में एक वाक्यता हो गई है। हमारे कारभारी भी अब एक दिल से हमारे साथ है। दौलती को वर्धिष्णु बनाने के प्रति सभी कटिबद्ध है। हिंदवी स्वराज्य को वृद्धिंगत करने की सभी की समान इच्छा है। दादा भी बहुधा पश्चाताप करके अब निजाम के विरुद्ध खड़े रहने के लिए संकल्पित दिखाई देते हैं। भाई देखो, ये संस्कार है, बाकी कुछ हम कह नहीं सकते। हाँ, सनातनी भूला है दादा, शाम को उसको अपने ही घर आना है, कोई चारा ही नहीं है भैया। आगे दादा ने भी गोपिका बाई को पत्र लिखा है, वो भी ये आप सुनो। पूरे 2 साल, अत्यंत नाजुक 2 साल, इस आदमी के दादा के कारण, दादा की अपनी वृत्ति के कारण पूरे 2 साल हमारे बर्बाद हो गए, पूरे 2 साल। और इस 2 साल में हिंदवी स्वराज्य की जो कुछ अपरिमित हानि हो गई है वो तो आपके सामने है ही। हाँ, लौट के बुद्धू घर आया ना, लेकिन 2 साल बाद आया, तब जाके 2 साल में तहस नहस करके उसको ज्ञान प्राप्ति हो गई। गोपिका बाई को दादा लिखता है, भोसले का हमसे कोई वितुष्ट कभी रहा ही नहीं। गमाजी और गोपाल राव के कांड से जानोजी राव उस पक्ष में चला गया। गनीमी कावा से ही मुगलों का निपात करने का मल्हार राव का विचार हमें सर्वमान्य लगता है। दौलती पे आज संकट खड़ा है। यहाँ आपस में पड़ी दरार को मिटाना बहुत जरूरी है। अब ये पत्र मित्र दर्शाता है कि दादा अपने कर्मों का फल चख चुका था। आए गांव में तो वो हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती थी ना धर्मांध से। उसका खोखलापन अब दादा को शायद समझ आ चुका था, और यही था दादा का आत्मज्ञान। अब दादा को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो सखाराम बापू क्यों पीछे भाई? सखाराम बापू भी नए जोश के साथ, नए आवेश के साथ सबके साथ आ गया। हाँ, नई योजना, नई बुद्धिबल का डाव उसने खेलना आरंभ कर लिया। पूर्व के जितने भी कर्म थे, राग, लोभ, द्वेष, इन सब को बापू ने विसर्जित कर दिया और पुनश्च हरिओम का नारा लगा दिया। मराठों की इज्जत, मराठों की इबरत की बातें सखाराम बापू बोकिल करने लगा। सखाराम बापू बोकिल ने गनीमी कावा के तहत युद्ध करने, निजाम को थकाने का एक नया प्लान भी बनाया और सबके सामने रखा। देखो, अगले 4-5 महीनों में इस प्लान से ही मराठों को सफलता मिलने वाली थी। पूरे दक्षिण भारत में मित्रों फिर से युद्ध के बादल गहराने लगे थे। वंदे मातरम।